नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आज हम आपको विस्फोट में बताएंगे। सबसे पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ। बात तेल के खेल की करेंगे और ये खेल इतना बड़ा है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये आप पर भी असर डालेगा। इस खबर में हम बात अमेरिका और रूस के रिश्तों में आई कड़वाहट के बारे में करने वाले हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन के बाद अब अमेरिका उसके पूरे तेल पर अपना कब्जा करना चाह रहा है और इसी वजह से अमेरिका और रूस के बीच में जो तनाव है वो बढ़ गया है। आज हम आपको उन वजहों के बारे में भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इसका यूक्रेन और रूस जंग पर आखिरकार क्या असर हो सकता है। इसके बाद विस्फोट में दूसरी बड़ी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रंप की एक नई धमकी से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने दरअसल वेनेजुएला में जो अमेरिकी एक्शन किया है उसके बाद एक और धमकी उन्हें दे दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए एक खास प्लान तक तैयार कर लिया है और अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए ट्रंप क्या कदम उठाने वाले हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वेनेजुएला में शासन अमेरिका के लिए आखिरकार मुश्किल क्यों होते जा रहा है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी स्टोरी में विस्फोट की हम बात ताइवान की करेंगे। क्या ताइवान पर कब्जा करने की चाहत चीन में अभी भी है? ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि ताइवान में वेनेजुएला वाला एक्शन दोहराया जा सकता है। ये जानकारियां मिल रही हैं। इस बारे में आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि चीन के लिए ताइवान आखिरकार इतना अहम क्यों है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और विस्फोट में आप सबसे पहले बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन की। खबर ये आ रही है कि मॉस्को में मौजूद डिफेंस प्लांट में भीषण आग लगी है और आग पर मुश्किल से काबू पाया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि प्लांट के तकनीकी उपकरणों को अच्छा खासा इस दौरान नुकसान हुआ है। प्लांट में एयरक्राफ्ट इंजन बनाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको खबर समझा देती हूँ। खबर ये कि मॉस्को में जो मौजूद है डिपो उसमें ये आग लगी है और ये आग इतनी ज्यादा भीषण है, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भीषण है ये आग और प्लांट में एयरक्राफ्ट इंजन बनाए जाते हैं, ये जानकारी भी मिली है। यहाँ पर मॉस्को में राजधानी है ये रूस की और वहां पर जो ये अटैक किया गया वो इतना जबरदस्त था कि आग ही आग हर तरफ देखने को मिली और इस पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल हो गया था। एयरक्राफ्ट इंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं, यानी अच्छा खासा जो नुकसान है वो रूस का हो गया है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो सैटेलाइट इमेज निकल करके सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो एयरक्राफ्ट इंजन है उस फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है और बड़े नुकसान के साथ साथ एक ये बड़ा हमला भी हुआ है। इस बीच एक और खबर आ रही है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। खबर यह है कि रूस से बढ़ते तनाव के बीच में यूएस यूके की सेनाएं एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ उत्तरी अटलांटिका में एक्टिव हुई है ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाएं, ये जानकारी मिली है। और इसके साथ ही ब्रिटेन के पोसाइडन विमानों ने उड़ान भरी है। रूसी पनडुब्बी का पता लगाएगा पोसाइडन, क्योंकि रूसी पनडुब्बी भी अमेरिका की तरफ भेज दी गई है। रूस की तरफ से ये पनडुब्बी भेजी गई है और इस पनडुब्बी को लेकर के ये कहा जाता है यमराज नाम से पुकारा जाता है। इसके बारे में ये तक कहा जाता है कि ये एक शहर को मात्र 1 मिनट के भीतर खत्म कर सकती है। लगभग 100 टन से ज्यादा बारूद विस्फोटक ये अपने साथ लेकर के चलती है। इस पनडुब्बी को इसीलिए यमराज के नाम से पुकारा जाता है। अब दो जानकारियां हैं आपके पास। खबर यह है कि मॉस्को को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है जो उस पर अटैक हुआ है। एयरक्राफ्ट इंजन की जो फैक्ट्री थी वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई है। दूसरी खबर यह है कि जिस तरीके से वेनेजुएला को लेकर के तनाव देखने को मिल रहा था उसके साथ ही अमेरिका का तनाव रूस से बढ़ते जा रहा था और रूस से निपटने के लिए बाकायदा जो यूएस और यूके यानी ब्रिटिश की जो सेनाएं हैं उन्हें तक एक्टिव कर दिया गया है। ब्रिटेन के पोसाइडन विमानों ने इस दौरान उड़ान भरी है और ये इसलिए भरी गई है ताकि वो रूसी पनडुब्बी जिसे यमराज कहा जाता है उसका पता लगा सके। ये अपने साथ परमाणु विस्फोटक लेकर के चलती है। अब आप समझ जाइए कि ये कितनी ज्यादा घातक है अगर ये अमेरिका की तरफ रुख भी करती है तब भी। रूस और अमेरिका के बीच टकराव बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करते करते अमेरिका रूस से भी ज्यादा टक्कर लेते हुए नजर आ रहा है। उधर अमेरिका के ग्रीनलैंड की ओर कदम बढ़ाने से यूरोप टेंशन में है। अब माना यह जा रहा है कि इन दोनों का ही असर यूक्रेन में जंग पर पड़ सकता है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला।
यूक्रेन का सर्रा सर्रा दहला। पुतिन का फूटा गुस्सा। साल 2026 को जितना विध्वंसक समझा जा रहा था, उसकी शुरुआत उससे कहीं ज्यादा तबाही फैलाने वाली रही। अमेरिका का लैटिन अमेरिका में एक्शन। तेल के टैंकरों को लेकर रूस और चीन समेत दुनिया भर के देशों में अदावत। और ग्रीनलैंड के साथ ही ईरान के मुद्दे पर दुनिया में तनाव फैला। लेकिन इन सब के बीच पिछले करीब 4 साल से जारी रूस और यूक्रेन जंग कहीं ज्यादा विध्वंसक होती जाती है। माना जा रहा था कि अमेरिका की यूक्रेन और यूरोप से बढ़ती दूरी पुतिन को यूक्रेन पर हमले के लिए हरी झंडी है, और शायद यही वजह है पुतिन की सेना ने यूक्रेन में जी भरकर बारूद बरसाया। पहले केवल डोनबास को लेकर शुरू हुई जंग अब संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की कवायद में बदल गई है। साल 2026 की शुरुआत में ही रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, और अब ये तनातनी भी तेल के खेल में बदलती जा रही है। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अमेरिका ने रूस के झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन के दौरान करीब 50 से ज्यादा तेल टैंकर वेनेजुएला के बंदरगाह पर मौजूद थे। अमेरिकी कार्रवाई के बाद इनमें से कई तेल टैंकर वेनेजुएला से निकल गए। बताया जा रहा है कि इन टैंकरों ने डार्क मोड ऑन कर दिया, जिससे इन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि अब अमेरिकी सेना ने रूस के टैंकर मरीनेरो पर कब्जा कर लिया। जाहिर है कि अमेरिका का यह एक्शन पुतिन और ट्रंप के बीच तनाव बढ़ाने वाला है। रूस ने भी तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज और पनडुब्बियां तैनात करने की बात कही है।
जहां एक ओर अमेरिका से रूस की दूरी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले और तेज होते जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर जबरदस्त बारूद बरसाया। इन हमलों में ड्रोन के साथ ही मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। रूसी सेना ने खार्किव, सुमी और जपोरेजिया में भी जबरदस्त तबाही मचाई। इन हमलों में नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाया गया। एक ओर हाड़ कपा देने वाली ठंड और दूसरी ओर रूसी बारूद की तपिश, और इनके बीच यूक्रेन के लोग पिस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के देश अमेरिका के खिलाफ उतर रहे हैं। उनका ध्यान यूक्रेन से हटता जा रहा है, और यह पुतिन के लिए अच्छा मौका है। और रूसी सेना लगातार बारूदी बारिश कर यूक्रेन को दहला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस और यूक्रेन पहले से ही 4 साल से युद्ध में है। इन सब के बीच अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर बड़ा अटैक किया है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं रूस को यह खुला हुआ ऑफर मिल गया है कि वो यूक्रेन पर इसी तरीके से कब्जा कर सकता है। अब एक और जानकारी आपको अमेरिका से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां अमेरिकी सेना की ओर से और ज्यादा मजबूत करने की योजना है, ये बताया जा रहा है। और साल 2027 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो बजट है वो एलोकेट किया जा सकता है। इसके अलावा हमने आपको विस्फोट में एक जानकारी भी दी थी, ये बताया था कि किस तरीके से जो अभी तक 600 वो मिसाइलें बनाते थे, 7 साल के लिए उन्होंने अनुबंध कर लिया है कि 2000 मिसाइलें अब उन्हें हर साल चाहिए है। तो अमेरिकी सेना को और मजबूत करने की जो योजना है, जो तैयारी है, वो लगातार की जा रही है। अब जानकारी ये मिल रही है कि इसका जो रक्षा बजट है सेना का, उसे बढ़ाया जाएगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर इसे कर दिया जाएगा। तो अमेरिका और यूरोप के बीच में टकराव हुआ तो यूक्रेन का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। लिहाजा अब यह माना जा रहा है कि यूक्रेन अपने दम पर जंग में रूस को मजा चखाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन सफल होगा, यह बड़ा सवाल है। एक ओर रूसी सेना यूक्रेन को दहला रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेनी बारूद की बारिश रूस के अलग अलग इलाकों को जला रही है। शायद यूक्रेन को भी इस बात का एहसास हो गया है कि ट्रंप
उसका साथ छोड़ रहे हैं और यूरोप भी अपनी सुरक्षा के मुद्दे में उलझता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन अकेला रह गया है। यूक्रेन लगातार स्वदेशी हथियारों के प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है। हम आपको उसकी रणनीति बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस के किन इलाकों पर यूक्रेन ने तबाही मचाई। यूक्रेन की सेना लगातार पुतिन की व्यापारिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार से जुड़े ठिकानों पर हमले कर रही है। यूक्रेनी आर्मी ने रूस के बेलगोरोड ओब्लास्ट में भीषण हमला किया। इन हमलों में एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई। Время. ये डिपो रूसी सेना के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहां से ही रूस की सेना के लिए ईंधन और रसद की सप्लाई की जाती है। जाहिर है कि यहां पर हमले से रूस की सेना को ईंधन की कमी हो सकती है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूस की राजधानी मॉस्को को भी निशाना बनाया। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में ड्रोन इंटरसेप्ट किए। मॉस्को में यूक्रेनी सेना के निशाने पर लॉजिस्टिक और एनर्जी सेक्टर रहे। सबसे चौंकाने वाली खबर रूस की रेलवे लाइन से आई। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया से रूसी फौज को हथियार पहुंचाने वाले मुख्य रेलवे रूट पर मालगाड़ी के 35 डिब्बे पटरी से उतर गए। अब रूस ये पता लगाने में जुटा है कि क्या रेलवे ट्रैक पर पहले से विस्फोटक लगाए गए थे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब साफ है, यूक्रेन अब रूस की लॉजिस्टिक रीढ़ तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने कोई ढील नहीं दी। भीषण हमलों के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिया। यूक्रेन ने साल 30 लाख से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है और इन्हीं ड्रोनों से रूसी शहरों पर हमलों की योजना है। यूक्रेन का संदेश अब बिल्कुल साफ है, अगर दुनिया साथ नहीं देगी तो यूक्रेन अपने दम पर रूस को उसी की भाषा में जवाब देगा। ड्रोन, डेटा और डिस्ट्रक्शन। यूक्रेन स्वाम वॉरफेयर यानी ड्रोन झुंड युद्ध को भी विकसित कर रहा है। इस रणनीति में सैकड़ों ड्रोन एक साथ छोड़े जाते हैं। सच साफ है,
रूस के एयर डिफेंस को ओवरलोड करना और अंदर तक सेंध लगाना। रूस के दावे खुद इस बदलाव की गवाही देते हैं। ड्रोन झुंड की ताकत यह है कि हर ड्रोन महंगा नहीं होता, लेकिन हर ड्रोन रूस को महंगे हथियार चलाने पर मजबूर जरूर करता है। एक सस्ता ड्रोन, एक महंगी मिसाइल, यही है यूक्रेन की असली चाल। यूक्रेन सिर्फ हमले नहीं कर रहा, वो रूस की एनर्जी सप्लाई, रेलवे नेटवर्क और सैन्य लॉजिस्टिक्स तीनों पर एक साथ वार कर रहा है। यानी सिर्फ मोर्चा नहीं, पूरी व्यवस्था को हिलाया जा रहा है। जाहिर है कि यूक्रेन की रणनीति जबरदस्त है और इसका असर दिख भी रहा, लेकिन ये कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इसी के साथ एक और जानकारी आपको बता देते हैं कि अमेरिका की जो सेना है उसकी ताकत बढ़ाई जा रही है। आपने सुना कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसके साथ तो जोड़ा ही जा रहा है, उतना बजट तो एलोकेट किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही 94 मिलियन डॉलर की जो मिसाइलों का ऑर्डर है वो दे दिया गया है। इन्हीं मिसाइलों की बात मैं कर रही थी कि 600 मिसाइलों को जो हर साल बनाया जाता था उसे मॉडिफाई करके 2000 मिसाइलें देनी होंगी हर साल में, और ये मिसाइलें हवा से लेकर के जमीन तक मार करने में सक्षम है। तो ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका की सेना की जो ताकत है उसे इजाफा करने की तरफ ले जाया जा रहा है, और इसके लिए बाकायदा 94 मिलियन डॉलर का जो मिसाइलों का ऑर्डर है वो दे दिया गया है। इसमें हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम मिसाइलें रहने वाली हैं, और इसे लेकर के ऑर्डर पहले ही दे दिया गया है। अनुबंध हो गया है, यह अनुबंध 7 सालों का हुआ है। 7 सालों के भीतर आप समझ जाइए कि कितनी ज्यादा मिसाइलों की जो क्षमता है, जो स्टोरेज है, वो इनका होने वाला है। अब आगे आने वाले वक्त में अमेरिका अपने आप को और ज्यादा मजबूत इस लिहाज से करते जा रहा है कि अगर उसके ऊपर किसी भी देश ने आंख उठा करके देखी तो उसके पास इतनी ज्यादा रक्षा सामग्री होनी चाहिए कि वो अकेले इस युद्ध में निपट सके। वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई हम देख रहे हैं, और जल्दी ये तेल के खेल में भी बदल गई है, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के पूरे तेल पर नियंत्रण हासिल करना चाह रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया, और अब अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। अमेरिका न केवल वेनेजुएला में मौजूद ऑयल फैसिलिटी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वेनेजुएला से तेल लेकर निकल चुके टैंकरों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि अमेरिका का ये एक्शन रूस समेत दूसरे देशों से अमेरिका की अदावत बढ़ा रहा है। आपको अमेरिका के वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने की कोशिशों के बारे में बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं अमेरिकी सेना की वो कार्रवाई जो ये साबित करती है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर वेनेजुएला के एक एक बूंद तेल पर
कब्जा चाह रहा है। अमेरिकी सेना ने अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला से जुड़े एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैरिबियन सी में भी वेनेजुएला से आ रहे तेल टैंकर को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपने कब्जे में लिया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने ऑपरेशन शुरू किया। पहला टैंकर नॉर्थ अटलांटिक में पकड़ा गया, जबकि दूसरा टैंकर कैरिबियन सागर में जब्त किया गया। ये दोनों जहाज वेनेजुएला में से प्रतिबंधित तेल लेकर रूस की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन को अंजाम देने में ब्रिटेन ने भी अमेरिका का साथ दिया। बताया जा रहा है कि जब रूसी टैंकर आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच से गुजर रहे थे, तभी ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने इसकी सटीक जानकारी अमेरिका को दी। उधर रूस ने इसे समुद्री डकैती करार दिया है। जाहिर है कि अमेरिका का यह कदम रूस और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ाने वाला है। अमेरिका का वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर पूर्ण नियंत्रण करने की कोशिश में। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल प्रतिबंधित तेल सौंपेगी। उन्होंने कहा कि यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा। 5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की वर्तमान कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के तेल सेक्टर में अमेरिका निवेश करने की तैयारी कर रहा है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ही ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के खराब हो चुके तेल ढांचे को ठीक करने के लिए निवेश करेंगी। ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका को वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स के जरिए वेनेजुएला तक पूरी पहुंच चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति अवैध रूप से छीनी गई और वो उसे वापस चाहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तेल को लेकर के आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है। ये विवाद जो शुरू हुआ है वो 1976 में शुरू हुआ, जब वेनेजुएला सरकार ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और यहीं से ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। कैसे, चलिए आगे हम पॉइंट्स के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार इसके बाद और क्या हुआ कि विदेशी तेल कंपनियों के ऑपरेशन से संपत्तियां ले ली गई थी। इसके पहले बताया यह गया था कि अमेरिका की जो ज्यादातर कंपनियां थी वो वेनेजुएला में जाकर के काम करती थी। वेनेजुएला के साथ रहकर के उन्होंने ऑयल डिपो बनाए हुए थे। सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला को सौंपी गई जिम्मेदारी और इसके बाद ही यहां से ये तनाव शुरू होता है। तेल उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण है वो कानूनी तरीके से हालांकि किया गया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों में तनाव देखने को मिला। तेल कंपनियों को इसके लिए बाकायदा मुआवजा भी दिया गया था। अधिकार छीने जाने से कुछ तेल कंपनियों में हालांकि नाराजगी भी देखने को मिली थी। अमेरिकी तेल कंपनियां थी जिनमें ये नाराजगी देखने को मिली थी और तेल को लेकर के विवाद भी यहीं से शुरू हो गया था। अब मैं आपको समझाती हूँ कि दुनिया में तेल के भंडार कौन कौन से देश में और कितने हैं। ये बिलियन बैरल में हम बात कर रहे हैं। वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल रिजर्व क्रूड ऑयल है। ये सऊदी अरब में ये 267 बिलियन बैरल है, तो ईरान में 209 बिलियन बैरल है।
कनाडा के पास 163 है, इराक के पास 145 है, वेनेजुएला इसमें सबसे ऊपर है। और इसीलिए वेनेजुएला को निशाना बनाया गया है क्योंकि इस क्रूड ऑयल पर अमेरिका की नजर है। यूएई के पास यही जो बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है वो 113 है, कुवैत के पास 102 है, रूस के पास 80 है, अमेरिका के पास 74 और लीबिया के पास 48 है। सबसे ऊपर वेनेजुएला है 303 बिलियन बैरल के साथ, और अमेरिका पूरी तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उसे वो तेल चाहिए जो अन्य देशों के पास है। और अगर आप इन कुछ और देशों पर भी नजर डालेंगे तो आपने देखा होगा ईरान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ है, कुवैत की तरफ भी नजरें हमेशा रहती है, लीबिया में क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि इनके पास तेल संपदा इतनी ज्यादा है जिस पर अमेरिका नजर गड़ा करके बैठा हुआ है। और अमेरिका ने इस बार भी वेनेजुएला के साथ यही किया, ड्रग पैडलर की बात करके तेल के कुओं पर, तेल के रिजर्व पर उन्होंने निशाने साधे हैं। अब आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में एक्शन के बाद से अमेरिका की असली टेंशन आखिरकार क्या है। वेनेजुएला में शासन या वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। अमेरिका के लिए वेनेजुएला में घुसना मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करना जितना आसान रहा, वेनेजुएला के शासन और यहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर नियंत्रण उतना आसान नहीं होने वाला। और इसकी तस्दीक कर रही है काराकास में आधी रात में हुई फायरिंग की यह तस्वीर। फायरिंग किसने की यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि इसके निशाने पर अमेरिकी सेना और CIA के जासूस रहे। जो वेनेजुएला में लंबे समय से एक्टिव रहे। साफ है कि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण अमेरिका के लिए कतई आसान नहीं होने जा रहा। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने जहां पहले राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को मादुरो जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी, और अब उनके निशाने पर वेनेजुएला के गृह मंत्री और सुरक्षा प्रमुख डियोस्दादो काबेलो आ गए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि काबेलो अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ मिलकर वॉशिंगटन की सभी शर्तें माने और देश में शांति बनाए रखे। अमेरिका ने उनका अंजाम भी मादुरो जैसा होने की चेतावनी दी। हालांकि अमेरिका फिलहाल काबेलो को हटाना नहीं चाहता। क्योंकि ऐसा करने से सरकार समर्थक गुट सड़कों पर उतर सकते हैं। अमेरिका डेल्सी रॉड्रिग्स को मादुरो के बाद सबसे अहम चेहरा माना जा रहा है। अमेरिका की मांग है कि तेल सेक्टर खोला जाए, ड्रग तस्करी रोकी जाए, क्यूबा के सुरक्षा कर्मी हटाए जाए और ईरान, चीन और रूस से रिश्ते तोड़े जाए।
अमेरिका के खिलाफ वेनेजुला में मौजूद बोलिवेरियन लड़ाकों ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। इस जंग में ह्यूगो शावेज की बेटी रोसिनेज शावेज रॉड्रिक्स भी शामिल है। उन्होंने महिला विंग की कमान भी संभाल ली है, यानी महिलाओं के हाथ में हथियार अब अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। अमेरिका के लिए इन मिलिशिया से निपटना आसान नहीं है। क्योंकि ये लोग वेनेजुला के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मिलिशिया को गुरिल्ला वॉर में महारत हासिल है, यानी ये लोग सेना पर हमला करके अचानक ही गायब हो सकते हैं और इनके खिलाफ अमेरिका की बड़ी बड़ी तोपें और एयरफोर्स भी काम नहीं आएंगी। इसके अलावा ये लोग आईईडी अटैक करके भी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, यानी अमेरिका के हालात अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे हो सकते हैं। वेनेजुला के प्राकृतिक हालात भी ऐसे हैं जो मिलिशिया के दुश्मनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वेनेजुला के उत्तर में समंदर है, दक्षिण में अमेजन का घना जंगल है, जबकि पश्चिम में कोलंबिया मौजूद है जिसके बॉर्डर सील है और पूर्व में गयाना मौजूद है। साफ है कि अमेरिका के लिए वेनेजुला की सरकार, प्रशासन और कुदरती संसाधनों पर नियंत्रण आसान नहीं। शायद यही वजह है कि ट्रंप पहले राष्ट्रपति डेल्सी और अब गृह मंत्री को धमकाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बोलिवियन लड़ाके उनकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका इनसे कैसे निपटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वेनेजुला के गृह मंत्री को एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई अमेरिका की तरफ से। अब आपको बताते हैं कि वेनेजुला के गृह मंत्री डियाज-दातो काबिलो हैं कौन, जिन्हें ये चेतावनी दी गई है। वेनेजुला के गृह मंत्री हैं, इनका नाम आपने पढ़ लिया, डियोस्दादो काबिलो रोदोन, ये इनका नाम है और ये गृह मंत्री की भूमिका में है, वहां पर गृह मंत्रालय संभालते हैं। वेनेजुला की मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने पढ़ाई की है। अब अमेरिका की तरफ से इन्हें भी चेतावनी दी गई है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी बात नहीं मानी गई तो भुगतान करना होगा। राजनीति में एंट्री से पहले सेना में अधिकारी भी रहे हैं। वेनेजुला के राष्ट्रपति के बाद अब यानी कि मादुरो के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जिसे अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई है। 1992 में ह्यूगो शावेज के नेतृत्व में विद्रोह में ये शामिल भी रहे थे। तो ये इनका पूरा इतिहास है, ये पूरी इनकी हिस्ट्री है। 1999 आता है, शावेज सरकार में काबिलो को जिम्मेदारी भी दी गई थी, उस दौरान भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। ये इनकी तस्वीर है। 2002 में शावेज के तख्तापलट के दौरान ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। अब 2002 से 2004 के बीच में वेनेजुला के उपराष्ट्रपति के पद पर भी ये रह चुके हैं, यानी एक बड़ी भूमिका में वेनेजुला में वो रहे हैं। 2012 में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष भी काबिलो को बनाया गया था और इसके साथ 2018 आता है, अब तक सत्तारूढ़ पार्टी के ये उपाध्यक्ष भी बने हुए हैं। इसके साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है, यही गृह मंत्रालय संभालते हैं, गृह मंत्री हैं ये, और अब इन्हें अमेरिका की तरफ से चेताया गया है। बात आप अगली खबर की करेंगे। खबर यह है कि चीनी आर्मी की ड्रिल चल रही है, जवानों ने कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू कर दी है और चीन की तीनों सेनाओं के जवान इसमें शामिल हैं। हालांकि पहले भी जानकारी आई थी कि जो चीन की आर्मी है उसकी तरफ से ड्रिल की जा रही है, ताइवान को घेर करके ये ड्रिल की जा रही है। अब ऐसे में फिर से एक बार जानकारी मिली है कि जवानों ने कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू कर दी है और इसमें चीन की तीनों सेनाओं के जो जवान हैं वो भी शामिल हैं। यानी आने वाले वक्त में आप देख पाएंगे कि हो सकता है कि फिर से ये ताइवान को घेरते हुए नजर आ जाए, क्योंकि ताइवान को घेर कर ही इनकी तरफ से ये ड्रिल पहले भी की गई थी, अभी फिर से ये ड्रिल की जा रही है। और इन सब के बीच अमेरिका के साथ जो टकराव चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसके बीच में अमेरिका को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर वेनेजुला पर आपने कब्जा किया है तो हम भी खुले हुए हैं, हम ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं, ताइवान को अपने आप में मिला सकते हैं, क्योंकि ताइवान को चीन पहले से ही अपना हिस्सा मानता है। हालांकि ताइवान को अमेरिका का समर्थन भी पूरी तरीके से मिलता है। चीन ताइवान के सारे दुनिया पर धाक जमाने की कोशिश में है। चीन की सेना ने एक बार फिर से ताइवान के करीब ड्रिल की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन की सेना ताइवान में वेनेजुला जैसा ऑपरेशन कर सकती है?
चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। उसके लिए ताइवान अब नाक का सवाल बनते जा रहा है। चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले ही ताइवान को 5 ओर से घेरते हुए चीन ने सैन्य अभ्यास किया। चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के आसपास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल की। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को एक साथ तैनात किया। ड्रिल में युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। चीन की सेना ने समुद्री और हवाई टारगेट को निशाना बनाने की, बंदरगाहों की नाकाबंदी और बाहरी दखल को रोकने का अभ्यास किया। इसके साथ ही चीनी कोस्ट गार्ड को भी ताइवान के आसपास समुद्र में एक्टिव किया गया। उधर चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट कर दिया। चीन की ड्रिल का हाल काफी कुछ वैसा ही रहा जैसे वेनेजुएला के करीब अमेरिकी सेना ड्रिल कर रही थी और अचानक ही हमला कर दिया। ऐसे में सवाल यह कि क्या चीन भी ताइवान में किसी और ड्रिल के नाम वेनेजुएला जैसा ही अटैक कर सकता है? चीन ताइवान पर वेनेजुएला जैसा हमला करता है, वहां के पीएम या राष्ट्रपति को बंधक बनाता है। हालांकि वेनेजुएला के मुकाबले ताइवान काफी विकसित है, उसका डिफेंस सिस्टम भी काफी मजबूत है और उसके साथ अमेरिका है। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की, जहां एक नए शासक को लेकर खेत चर्चा जोरों पर चल रही है। दरअसल किम जोंग उन के साथ बीते कुछ समय से एक नया शख्स अक्सर दिखाई देता है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि उन्हें उत्तर कोरिया की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब कौन है वो जो बार बार देखी जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया अक्सर दुनिया को दहशत में डालने के लिए जाना जाता है। आए दिन मिसाइल टेस्ट करके उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन दुनिया में धाक जमाने का प्रयास करता रहता है। चाहे अमेरिका को आंख दिखानी हो, चाहे G7 देशों को चेतावनी देनी हो, जापान के परमाणु कार्यक्रम पर उंगली उठानी हो, किम जोंग उन कभी पीछे नहीं रहा। उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम बदस्तूर जारी है, उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर कोरिया में सत्ता पर किम जोंग उन के बाद कौन होगा। किम जोंग अपने पिता के निधन के बाद सत्ता में आए और अब माना जा रहा है कि किम जोंग उन के बाद उनकी बेटी किम जू ए सत्ता संभाल सकती है।
ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि किम जू ए पिछले कुछ दिनों में अक्सर किम जोंग उन के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जब किम जोंग उन अपनी निर्माणाधीन परमाणु पनडुब्बी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, उस वक्त भी किम जो ए उनके साथ थी। किम जू ए अपने माता पिता के साथ कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन भी पहुंची, जहां उनके परदादा किम इल सुंग और दादा किम जोंग इल की समाधि है। उत्तर कोरिया में राजशाही परिवार की निजी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं, लिहाजा किम जू ए के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वो सार्वजनिक तौर पर किम जोंग उन के साथ दिख रही हैं, उससे उनकी दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। किम जू ए दुनिया के सामने सार्वजनिक तौर पर पहली बार नवंबर 2022 में सामने आई थी। उन्हें एक मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के दौरान देखा गया था। मिसाइल प्रोग्राम को उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद किम जू ए अपने पिता के साथ मिलिट्री परेड, राष्ट्रीय समारोह और पूर्व नेताओं की समाधि स्थल पर नजर आती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सवाल यही था कि आखिरकार उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उसके बाद वहां पर कौन लीड करते हुए नजर आएगा। उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी बेटी निकल करके सामने आ रही किम जू, और माना यह जा रहा है कि उन्हें जिस तरीके से बार बार हर जगह देखा जा रहा है, तो वही अब उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह हो सकती है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव।